कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर राज्य के अलग अलग कानून हो, लोगों को समान अधिकार न मिले और न्याय सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो। आज जो आजादी, समानता और अधिकार हमें मिले हैं, वे अपने आप नहीं आए। इनके पीछे था वर्षों का संघर्ष, गहरी बहसें और हजारों घंटों की मेहनत। आखिर कैसे बना भारत का संविधान, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्यों यह दस्तावेज दुनिया के सबसे महान संविधानों में गिना जाता है, आइए जानते हैं संविधान बनने के पीछे की वह ऐतिहासिक कहानी जिसे हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। लेकिन आजादी सिर्फ पहला कदम थी, असली चुनौती उसके बाद शुरू हुई। एक नए राष्ट्र को सिर्फ आजाद नहीं होना था, बल्कि उसे इस तरह चलाना था कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, न्याय मिले और भविष्य सुरक्षित हो। देश के सामने अनेक सवाल थे। क्या हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा? क्या हर धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होगा? क्या अमीर और गरीब, ऊंची और नीची जाति, पुरुष और महिला सभी को कानून की नजर में बराबर माना जाएगा? इन सवालों का जवाब केवल भाषणों से नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए एक ऐसा दस्तावेज चाहिए था जो पूरे देश की दिशा तय करे। यहीं से शुरू होती है उस महान यात्रा की कहानी जिसे आज हम भारत का संविधान कहते हैं। लेकिन यह संविधान किसी एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे वर्षों का अध्ययन, हजारों घंटों की बहस, अनगिनत मतभेद, कठिन निर्णय और एक ऐसे व्यक्ति का अद्भुत समर्पण था जिसने अपनी पूरी बुद्धि और मेहनत भारत के भविष्य को समर्पित कर दी। वह व्यक्ति थे भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन उनकी कहानी संविधान से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है संघर्ष से, ऐसे संघर्ष से जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन समाज उसे बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल में बैठने तक के लिए भेदभाव, पानी पीने तक में, और हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाना कि वह दूसरों से कम है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते। वे अपनी किस्मत को दोष देते और जीवन भर उसी अंधेरे में जीते रहते। लेकिन कुछ लोग इतिहास बदलने के लिए पैदा होते हैं। वे कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, और अगर देश को बदलना है तो ऐसे कानून चाहिए जो हर नागरिक को बराबरी दें। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। भारत ही नहीं, विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जाकर कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने दुनिया के कई देशों की शासन व्यवस्था को समझा। वे जानते थे कि सिर्फ आजादी पर्याप्त नहीं होती। किसी भी देश की असली ताकत उसके न्यायपूर्ण कानूनों में होती है। जब वे भारत लौटे तो उनके सामने सिर्फ अपना भविष्य नहीं था, उनके सामने करोड़ों भारतीयों का भविष्य था। उधर भारत भी बदल रहा था। आजादी की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। देश के नेता यह समझ चुके थे कि आजादी के बाद भारत को एक मजबूत संविधान की आवश्यकता होगी। ऐसा संविधान जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। लेकिन यह काम आसान नहीं था। भारत विविधताओं का देश था। अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियाँ। इतने विशाल देश के लिए ऐसा संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक था। फिर भी कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि भारत ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके अधिकारों से होगी, जहां हर नागरिक को सम्मान मिलेगा, जहां न्याय केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए होगा। यही सपना धीरे धीरे संविधान का रूप लेने लगा। लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के लिए अभी लंबी यात्रा बाकी थी। ऐसी यात्रा जिसमें अनगिनत बहसें होंगी, कठिन फैसले होंगे और ऐसे पल भी आएंगे जब पूरा देश एक निर्णय का इंतजार करेगा। 1947 भारत आजाद हो चुका था। सदियों की गुलामी के बाद देश ने खुली हवा में सांस ली, लेकिन हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। आजादी मिल चुकी थी, मगर अब सवाल था, देश चलेगा कैसे? एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग हों, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं और अलग अलग सोच हो, वहां ऐसा कौन सा नियम बनेगा जिसे हर कोई स्वीकार करेगा? यही वह पल था जहां इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। अब भारत को सिर्फ सरकार नहीं चाहिए थी, भारत को चाहिए था एक संविधान। लेकिन संविधान लिखना किसी किताब के कुछ पन्ने भरना नहीं था। यह करोड़ों लोगों के भविष्य को शब्दों में ढालने जैसा था। देश के सबसे बुद्धिमान, अनुभवी और दूरदर्शी लोगों को एक जगह बुलाया गया। यह थी संविधान सभा। इस सभा में अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। हर किसी के अपने विचार थे। कोई चाहता था कि राज्यों को अधिक अधिकार मिले, कोई चाहता था कि केंद्र मजबूत हो, कोई शिक्षा की बात करता था
कोई न्याय की तो कोई समानता की। मतभेद बहुत थे, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक था, ऐसा भारत बनाना जहां आने वाली पीढ़ियां गर्व से जी सकें। इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। वह नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन में अपमान सहा था, लेकिन उसी अपमान को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया था। कानून की उनकी समझ असाधारण थी। उन्हें पता था कि सिर्फ अच्छे इरादों से देश नहीं चलता, देश चलता है मजबूत संस्थाओं, स्पष्ट नियमों और न्यायपूर्ण कानूनों से। धीरे धीरे संविधान सभा के सदस्यों को भी यह बात समझ आने लगी। भारत को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भावनाओं से नहीं बल्कि दूरदृष्टि और ज्ञान से निर्णय ले सके। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 29 अगस्त 1947। यही वह दिन था जब संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम था पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना, और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी समाज ने बराबरी का दर्जा देने से इनकार किया था, आज वही व्यक्ति पूरे देश के लिए बराबरी का कानून लिखने जा रहा था। यह इतिहास का सबसे प्रेरणादायक मोड़ था। लेकिन सम्मान मिलने का मतलब यह नहीं था कि रास्ता आसान हो गया। असल संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। संविधान बनाने के लिए दुनिया के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों की व्यवस्थाओं को ध्यान से समझा गया। लेकिन उद्देश्य किसी की नकल करना नहीं था। उद्देश्य था भारत के लिए सबसे उपयुक्त संविधान तैयार करना। डॉक्टर अंबेडकर देर रात तक काम करते, हजारों दस्तावेज पढ़े जाते, हर शब्द पर चर्चा होती, हर वाक्य को कई बार बदला जाता, क्योंकि उन्हें पता था अगर संविधान का एक भी महत्वपूर्ण प्रावधान गलत हुआ तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। इसीलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया। दिन बीतते गए, रातें छोटी पड़ने लगी, लेकिन काम नहीं रुका। कई बार थकान शरीर को रोकना चाहती थी, लेकिन एक सपना उन्हें आगे बढ़ाता था, ऐसा भारत जहां हर नागरिक कानून की नजर में बराबर हो। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना या उसकी दौलत नहीं होती, उसकी असली ताकत उसका न्याय होता है। यही सोच संविधान के हर पन्ने में दिखाई देने लगी। लेकिन संविधान लिखना सिर्फ कानूनी काम नहीं था, हर विचार पर बहस होती थी। कई बार घंटों तक चर्चा चलती, कभी किसी अनुच्छेद पर सहमति बनती तो कभी पूरा दिन सिर्फ एक मुद्दे पर निकल जाता। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा थी, और इसी परीक्षा से गुजरकर भारत अपना भविष्य लिख रहा था। लेकिन अभी सबसे कठिन बहसें बाकी थीं। ऐसी बहसें जो तय करने वाली थीं कि भारत आने वाले 100 वर्षों तक किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी थी। हर दिन नई बैठकें होती थीं, नई बहसें होती थीं, नए सुझाव आते थे, और हर सुझाव के पीछे करोड़ों भारतीयों का भविष्य छिपा होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि यह केवल उनके विचारों का दस्तावेज नहीं हो सकता, यह पूरे भारत की आवाज बनना चाहिए। इसीलिए संविधान सभा में हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता था। कभी बहस शिक्षा पर होती, कभी महिलाओं के अधिकारों पर, कभी राज्यों की शक्तियों पर, तो कभी नागरिकों की स्वतंत्रता पर। कई बार ऐसा होता कि एक ही विषय पर घंटों चर्चा चलती रहती, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि जल्दी खत्म करो, क्योंकि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति समझता था आज लिया गया निर्णय आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी तय करेगा। डॉक्टर अंबेडकर हर सुझाव को ध्यान से सुनते। वे केवल बोलते नहीं थे, वे सुनते भी थे। उनके सामने कागजों का ढेर रहता, नोट्स बनते, शब्द बदलते, वाक्य सुधारे जाते। कई बार एक छोटे से शब्द पर भी लंबी चर्चा होती, क्योंकि कानून में लिखा हर शब्द भविष्य में अदालतों और सरकारों के निर्णयों का आधार बनने वाला था। यही वजह थी कि कोई भी बात हल्के में नहीं ली जाती थी। उस समय भारत एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। देश का विभाजन हो चुका था, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, हिंसा और दर्द का माहौल था। ऐसे समय में एक ऐसा संविधान बनाना जो पूरे देश को जोड़ सके किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन संविधान सभा ने हार नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर बार बार एक बात पर जोर देते थे, भारत का भविष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर ही टिक सकता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। इसी सोच के साथ मौलिक अधिकारों पर चर्चा शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल था, क्या हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलेगा?
क्या कोई व्यक्ति केवल उसकी जाति, धर्म, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार होगा? लंबी बहसों के बाद यह तय हुआ कि भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान होगा। यह निर्णय केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, यह सदियों से चले आ रहे भेदभाव को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक कदम था। फिर चर्चा हुई, क्या लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए? क्या वे अपनी पसंद का धर्म मान सकेंगे? क्या वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकेंगे? इन सवालों पर भी गंभीर विचार हुआ, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र नागरिकों की स्वतंत्रता से चलता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया, क्या हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा? दुनिया के कई देशों में उस समय भी हर वयस्क को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने एक साहसी निर्णय लिया। यह तय किया गया कि हर वयस्क नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसे वोट देने का समान अधिकार मिलेगा। यह फैसला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नींव बना। लेकिन जितने बड़े फैसले थे, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम दिन रात काम कर रही थी। कभी देर रात तक दस्तावेजों का अध्ययन होता, कभी सुबह से शाम तक बैठकों का सिलसिला चलता। आराम का समय बहुत कम था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे वे केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाले भारत के लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे संविधान का प्रारूप आकार लेने लगा। हर अध्याय के साथ भारत का भविष्य भी स्पष्ट होने लगा। लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। अब पूरे प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा जाना था। वहाँ हर अनुच्छेद पर फिर से चर्चा होने वाली थी। हर शब्द पर सवाल उठेंगे, हर निर्णय की परीक्षा होगी, और तभी तय होगा कि भारत का संविधान वास्तव में कैसा होगा। जब हर अनुच्छेद की परीक्षा हुई, इसमें आगे बढ़ रहा था। संविधान का प्रारूप धीरे धीरे तैयार हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब यह प्रारूप संविधान सभा के सामने रखा जाना था, जहां हर अनुच्छेद, हर शब्द और हर विचार पर खुलकर चर्चा होनी थी। कोई भी बात केवल इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसे किसी बड़े नेता ने लिखा था। लोकतंत्र का मतलब ही था तर्क, विचार विमर्श और सहमति। संविधान सभा का वातावरण गंभीर रहता था। हर सदस्य अपने सामने दस्तावेज रखकर बैठता, नोट्स तैयार रहते। जब किसी अनुच्छेद पर चर्चा शुरू होती तो अलग अलग सदस्य अपने विचार रखते। कई बार किसी प्रस्ताव का समर्थन होता, कई बार उसी प्रस्ताव पर कड़े सवाल भी उठते। लेकिन उद्देश्य किसी व्यक्ति को हराना नहीं था। उद्देश्य था भारत के लिए सबसे अच्छा संविधान तैयार करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी एकाग्रता के साथ हर सुझाव सुनते। जब कोई सदस्य किसी प्रावधान पर प्रश्न उठाता तो वे उसका उत्तर तथ्यों, कानून और तर्क के आधार पर देते। उनकी शैली शांत थी। वे बहस को व्यक्तिगत नहीं बनने देते थे। वे जानते थे कि संविधान केवल आज के लिए नहीं लिखा जा रहा, यह आने वाले दशकों तक भारत की दिशा तय करेगा। इसीलिए जल्दबाजी की कोई जगह नहीं थी। सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर लंबी चर्चा हुई। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन कैसा हो, न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं थे। हर निर्णय के पीछे गहरी सोच और व्यापक चर्चा थी। डॉक्टर अंबेडकर बार बार इस बात पर जोर देते थे कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून सबके लिए समान होगा और संस्थाएं निष्पक्ष होकर काम करेंगी। इसी सोच के कारण संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को विशेष महत्व दिया गया। संविधान सभा की बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। हर संशोधन पर विचार किया जाता, जहां उचित लगता वहां बदलाव भी किए जाते। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के अधिकारों, समानता, न्याय और लोकतंत्र की मजबूत नींव बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने केवल संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना को शब्द दिए जहां हर नागरिक को सम्मान, समान अवसर और न्याय मिल सके। आज जब भी हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, वोट देते हैं, अपनी बात खुलकर रखते हैं या कानून से न्याय की उम्मीद करते हैं, तब हम उस महान दृष्टि के परिणाम को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और प्रेरणादायक विषयों पर वीडियो देखने के लिए रेवराइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।